अच्छा जी, ये पार्ट 2 चल रहा है अभी तक, हाईलाइट करने का सिलसिला। वैसे हाईलाइट करने मज़ा नहीं आता, ऐसे पढ़ पढ़ के हाईलाइट करता है ना बंदा, ज़रा इंजॉय करता है, स्टैंडर्ड भी पूरा रिवाइज हो जाता है। हैं जी। रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट शैल बी अकाउंटेड फॉर। रीपेमेंट, ऐसे कर लो ना, ऐसे कर लो। रीपेमेंट, याद है क्या करते थे? शैल बी अकाउंटेड फॉर एज आ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। बस इतनी सी बात याद रखने वाली थी इसमें, किसको? अच्छा, अब अगली बात बताऊं आपको ना, सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पे लिख के उसने दिया हुआ है। ये इनकम रिलेटेड ग्रांट, ये एसेट, लेकिन आपको ये आता है, ठीक है, तो आप इसको हाईलाइट कर भी लें तब भी आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो बहुत सारे पैराज ऐसे हैं जिनको आप यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है अगर इनकम रिलेटेड ग्रांट है तो डेफर्ड ग्रांट को क्या करेंगे? डेफर्ड ग्रांट को, जितनी अनअमोर्टाइज्ड है उसको डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे, और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में। अब यहां से पढ़ के थोड़ा ही करना है आपने, अब आपको ये पता है, मैं तसल्ली के लिए पढ़ा रहा हूं कि यही लिखा हुआ है। रीपेमेंट ऑफ अ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम शैल बी अप्लाइड फर्स्ट अगेंस्ट, रीपेमेंट कैश क्रेडिट होना जो है, फर्स्ट अगेंस्ट डेबिट, फर्स्ट किसको करेंगे? एनी अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट रिकॉर्डेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रांट to the extent that repayment exceed any such deferred credit or when no deferred credit exists, the repayment shall be recorded immediately in profit or loss। कहता है जी ये जो कैश क्रेडिट हुआ है इसके अगेंस्ट सबसे पहले तो डेबिट करो, कोई अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड ग्रांट पड़ी है तो, अगर वो पड़ी है और बाकी भी बच गया है तो वो इन प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बनाओ, और अगर कोई डेफर्ड ग्रांट नहीं है तो सारा ही एक्सपेंस बनाओ। ठीक है, अब इसको हाईलाइट करके ऐसे परेशान होना है कोई ज़रूरत नहीं है, पता है आपको। लेकिन चलो आप ये कहते हो कि जी हमें याद रह जाए, कभी जो एकदम से बस जहन से निकल जाता है प्रेशर में उस वक्त, तो रीपेमेंट का ट्रीटमेंट क्या है, ये पड़ा रीपेमेंट का ट्रीटमेंट है ये। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम में क्या कहता है जी? फर्स्ट, रीपेमेंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम शैल बी अप्लाइड फर्स्ट अगेंस्ट एनी अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट रिकॉर्डेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रांट। ये पूरी बात ही वैसे ऐसी रहनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये येलो जो है ना, येलो, ये येलो सारे का सारा ही बता रहा है ट्रीटमेंट। ठीक है ना जी, तो मेरे ख्याल में इसको रहने देते हैं येलो। रीपेमेंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम शैल बी अप्लाइड फर्स्ट अगेंस्ट एनी अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट रिकॉर्डेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रांट to the extent that repayment exceeds any such deferred credit or when no deferred credit exists, यानी liability। ठीक है, repayment shall be recorded immediately in profit or loss। ठीक है जी, चलो अब ये रह गया, अब इसको भी क्या, ये क्या है? ग्रांट रिलेटेड टू, रीपेमेंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, और आगे क्या है? रीपेमेंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। ठीक है, शैल बी रिकॉर्डेड बाय इंक्रीजिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और रिड्यूसिंग द डेफर्ड इनकम बैलेंस। ये दोनों सकते थे ना, अगर आपने इनकम डेफर्ड लाइबिलिटी, डेफर्ड ग्रांट अलग रखी हुई थी, एसेट अलग, तो फिर आप कैश क्रेडिट करके डेफर्ड ग्रांट को डेबिट करते थे और बैलेंसिंग फिगर पिछली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल आती थी। और अगर आप एसेट की कैरिंग वैल्यू बढ़ाते थे, यानी उसको नेट किया होता था, तो तब भी आप डेफर्ड ग्रांट तो होती कौन थी कि डेबिट करें, आप किसको डेबिट कर देते थे? एसेट को। तो वो यही कह रहा है, रीपेमेंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू एसेट शैल बी रिकॉर्डेड बाय इंक्रीजिंग, बाय इंक्रीज हमने तरतीब ये रखी थी ना, बाय इंक्रीजिंग की बजाय ये बाय रिड्यूसिंग डेफर्ड इनकम बैलेंस। ठीक है, और यूं पढ़ लेना अब, और बाय इंक्रीजिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। अब ठीक है, हमारी तरतीब सीधी होगी। ठीक है ना, लिखा उसने अलग से है ना। रीपेमेंट ऑफ एसेट कैसे होती है? हम क्या करते हैं, हम रिड्यूस करते हैं डेफर्ड इनकम बैलेंस, या अगर नेट वाली है तो इंक्रीज करते हैं एसेट की कॉस्ट को। कैश तो क्रेडिट हुआ पड़ा होता है ना, एसेट की कैरिंग अमाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, और बाकी क्या करते हैं जी? क्यूमुलेटिव एडिशनल डेप्रिसिएशन दैट वुड हैव बीन रिकॉर्डेड in profit and loss to the date in absence of grant shall be recorded immediately in profit or loss। दोनों सूत्रों में ये क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन निकलती थी। ये सारा ट्रीटमेंट पढ़ा हो तो मेरा नहीं ख्याल, हाईलाइट करना है तो कर लें कि इसको ज़रूरत है, आपको वैसे ही याद है, इतने सवाल किए, असल तो वो प्रैक्टिस से काबू करना है आपने। ठीक है, लो जी, ये इंपॉर्टेंट पैराज हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर उसने वो तफसील बताई है थोड़ी सी कि गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होती है। ठीक है जी, अब वो कहता है गवर्नमेंट असिस्टेंस के बारे में,
ये देखें जी, ऊपर लिखा हुआ एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ ग्रांट, ऊपर उसने एक्सक्लूड किया था ना, याद है आपको, वो यहां पे ले आया अलग करके, ठीक है ना। तो यहां से हम बात करते हैं क्या गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या है। सर्टन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस विच कैन नॉट रीजनेबली हैव अ वैल्यू प्लेस्ड अपॉन देम आर कॉल्ड गवर्नमेंट असिस्टेंस, ठीक है जी। और साथ ये भी लिख रहा है एंड transactions with government which cannot be distinguished from normal trading transaction of the entity। तो ये क्या है, transactions which cannot be distinguished from normal trading। तो ये आपको मैंने पहले ही लिखवाया हुआ है टेबुलर फॉर्म्स के अंदर, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या है, ऐसी असिस्टेंस जो जिस पे वैल्यू प्लेस ना हो सके या जो नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी से अलग ना हो सके। वो बल्बों वाला भाई पता नहीं आज छुट्टी पे, ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्लास में आया ही नहीं। हम तो उसने कहा फैक्ट्री चल रही है बल्ब बेचेंगे। तो ये क्या है, गवर्नमेंट असिस्टेंस, ठीक है जी, गवर्नमेंट असिस्टेंस। हाँ, अगर ये इनडायरेक्ट हो जाती हैं तो फिर असिस्टेंस भी नहीं रहती हैं, ठीक है। आगे कहता है एग्जाम्पल्स ऑफ असिस्टेंस दैट कैन नॉट रीजनेबली हैव अ एग्जाम्पल्स, ऐसे करके सकें एग्जाम्पल्स। अब ये देखो ना, अब यहाँ से आपको हेल्प मिल जाए MCQ करने के लिए या कोई 1-2 नंबर का सवाल करने के लिए। असिस्टेंस की एग्जांपल्स पढ़िए, इन्हीं में से ही कोई लेगा। एग्जांपल्स ऑफ असिस्टेंस दैट कैनॉट रीजनेबली हैव अ वैल्यू प्लेस अपॉन देम आर फ्री टेक्निकल और मार्केटिंग एडवाइस, प्रोविजन ऑफ गारंटीज। एन एग्जाम्पल ऑफ असिस्टेंस दैट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन इज अ गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट पॉलिसी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पोर्शन ऑफ एंटिटी सेल। ये बल्ब वाली एग्जांपल मैंने दी हुई है। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, बल्ब खरीदेंगे, ठीक है, इस कंपनी से। गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बना दी कि ये कंपनियां जो हैं, 1-2 कंपनी मिसाल के तौर पे, इनसे ही बल्ब खरीदेंगे। अब गवर्नमेंट की प्रिक्योरमेंट पॉलिसी से एक हिस्सा सेल का, इनका पोर्शन जो है वो एंटिटी का हो रहा है। तो ये क्या है, ये कह रहा है नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी से अलग नहीं हो सकती। इसको वैल्यू असाइन नहीं की जा सकती, इसको वैल्यू असाइन नहीं की जा सकती, इसको वैल्यू असाइन नहीं की जा सकती। और ये गवर्नमेंट की एंटिटी की नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज से इनको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ बेनिफिट माइट बी अनक्वेश्चन बट द अटेम्प्ट टू सेग्रीगेट। बस जी ठीक है, इतनी मुश्किल अंग्रेजी नहीं पढ़नी। तो ये जी हमारी एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, असिस्टेंस, क्या, फ्री टेक्निकल और मार्केटिंग एडवाइस, प्रोवाइडिंग ऑफ गारंटीज, और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पोर्शन ऑफ एंटिटीज सेल, ठीक है जी। आगे वो कहता है कि अगर कोई चीज़ असिस्टेंस है तो क्या करो, उसके बारे में बता दो। 36 इंपॉर्टेंट पैरा है, क्या, गवर्नमेंट असिस्टेंस के बारे में क्या करो। सिग्निफिकेंस ऑफ बेनिफिट इन अबव एग्जांपल मे बी सच दैट, डिस्क्लोजर दो किस चीज़ का, ऑफ नेचर, एक्सटेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ असिस्टेंस। क्या डिस्क्लोजर दो जी, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पैरा 36 में क्या लिखा हुआ है, असिस्टेंस के डिस्क्लोजर्स। मैंने अभी किताब से नहीं पढ़ाए और पढ़ाऊंगा तो यही होंगे, तो फिर क्या याद करेंगे। तो हर स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर्स हैं। बस आपने यूं यहाँ पे इस सफ़े के ऊपर आके ना यूं करके आपने चिस्पा करना है एक स्टिकी नोट, उसके ऊपर लिखा होगा डिस्क्लोजर्स ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। आगे गवर्नमेंट ग्रांट क्या आ रहे हैं, तो आप डिस्क्लोजर्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्क्लोजर्स पढ़े, ठीक है, लेकिन बाद में आया करेंगे। अब ये नहीं, अब स्टैंडर्ड सारे तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, 1-2 ही रह गए, इसलिए पहले अब याद करना है चीज़ों को। मैं इसीलिए पहले करवाता हूँ, एंड पे इधर आता हूँ, ताकि ये सारी चीज़ें वैसे ही याद हों। अब पता लग, अब ये यहाँ देख के तसल्ली होती है, ये यहाँ पढ़े हैं, मतलब जो हमने याद किया वो भूल भी गया तो टेंशन नहीं है। अब ये कॉन्फिडेंस जो है ये आपको स्टैंडर्ड साथ ले जाने से मिल जाता है, पढ़ा आपने वैसे होता है, ठीक है जी। तो ये क्या है जी, आपने नंबरिंग नहीं करनी। अच्छा, 1 2 3, ओके। ये 3 डिस्क्लोजर्स वो कह सकता है, वो MCQ दे या वो वैसे ही आपसे मांग ले, ठीक है जी, कि डिस्क्लोजर कौन से देने हैं ज़रा ये बता दो। तो ये 3 चीज़ें बतानी है। नेचर, फ्री मार्केटिंग एडवाइस है जी। एक्सटेंट, 2 साल से जी उन्होंने कहा है कि 2 साल तक हम देते रहेंगे, ड्यूरेशन वगैरह, एक्सटेंट वगैरह, ठीक है ना। तो थोड़ी सी बात उसके बारे में, यानी डिस्क्लोजर दो यूज़र को कि आपको कोई असिस्टेंस मिली है। उसके बाद 37 डिलीटेड है, पैरा 37 डिलीटेड है। अच्छा चलें जी, लो भाई, अब डिस्क्लोजर किसके आए, ये असिस्टेंस के डिस्क्लोजर बीच में छुपे हुए हैं, ठीक है ना। ये असिस्टेंस के डिस्क्लोजर्स हैं, ये छुपे रुस्तम हैं, ओके।
अब ये तो डिस्क्लोजर्स हैं। किसके डिस्क्लोजर्स? ये गवर्नमेंट ग्रांट जो स्टैंडर्ड चल रहा है तो उसके बारे में कहता है शैल बी डिस्क्लोज, फॉलोइंग मैटर्स शैल बी डिस्क्लोज। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है आपकी? जी हम वो ग्रांट को एसेट किस में से नेट करते हैं या उसको, ठीक है, मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन भी इसी में ही आ जाता है। कह रहा है इंक्लूडिंग मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, हम उसको अलग इनकम में शो करते हैं या अदर इनकम में छुपा देते हैं, ये बता दो। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रेजेंटेशन मेथड ये बता दो। दूसरा क्या बता दो? नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेचर एंड इतना इतना बस लिखना चाहिए ना, बाकी तो जरूरत पड़ेगी तो ज़्यादा लिख लेंगे जब वो कह देगा बताओ। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एन इंडिकेशन ऑफ अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, उसके अलावा क्या बता दो? अब ये यहाँ से उसने बता दिया है, यहाँ पर उसने कह दिया है इंडिकेशन ऑफ अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो इसको ना मैंने वैसे ही यहाँ पर डिस्क्लोजर को कहाँ पे कवर किया हुआ है, ये, ठीक है ना। ये जो गवर्नमेंट असिस्टेंस की बात कर रहा है ना, तो इसको इसके बारे में क्या बता दो, क्या बता दो डिस्क्लोजर में, तो वो यहाँ पे उसने बताया हुआ था तो मैंने यहाँ से कवर कर लिया उसको, ठीक है ना। तो फिर इसका मतलब गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में क्या बताओ, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, प्रेजेंटेशन मेथड क्या है, फिर क्या बताओ नेचर और एक्सटेंट क्या है, ठीक है जी। फिर क्या बताओ कोई अनफुलफिल्ड कंडीशंस हैं जो भी रहती हैं जी, 3 साल अभी और हमने एम्प्लॉयड रखना है 50-50 बंदों को, या कोई कंटिजेंसीज हैं, खतरात लाक हैं, हाँ जी अब हालात बड़े इकॉनमी के पाकिस्तान के डाउन हो गए हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा है, डर तो बड़ा लगा लेकिन अभी तक हम जमे हुए हैं, ठीक है। अटैचिंग टू गवर्नमेंट असिस्टेंस दैट हैज़ बीन रिकॉर्डेड, ठीक है, रिकॉर्ड होने वाली असिस्टेंस ग्रांट ही कहलाती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया जी, डिस्क्लोजर्स। ओके जी, कर लिया जी हमने ये पैरा भी। तो पैरा 39, तो इस सफ़े के ऊपर आपने लिखा होगा डिस्क्लोजर्स ऑफ IS-20 गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है, ओके। और अगर दोनों के डिस्क्लोजर इसी पे आ रहे हैं तो अच्छी बात है, आप डिस्क्लोजर ऑफ IS-20 लिख लेना या डिस्क्लोजर ऑफ ग्रांट एंड असिस्टेंस लिख लेना, ओके। चलें आगे, ये स्टैंडर्ड तो हो गया ख़त्म। अब और बस चाह नहीं जे पीनी हैं जी किंज। ये MCQs भी किए जा सकते हैं। वैसे ना मैं ये थ्योरी तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने लगा क्योंकि वो थ्योरी ना नॉर्मल क्लासेस में चल रही होती है ना, तो हम पहुंच वैसे कहाँ तक गए थे, ऑब्जेक्टिव 2 लर्निंग कर लिया था हमने, ऐसे ही है। तो ओहो सुभान अल्लाह, ये तो वैसे ही बेहतरीन है, आपको पता ही है। ये इंशाल्लाह कल ऐसे 5 मिनट में इसको फड़का के साइड पे करेंगे। रीपेमेंट तक मैंने स्टैंडर्ड से भी हाईलाइट करा दिए, वैसे ही आपको आती है तो ख़त्म ख़त्म ख़त्म। ये सिर्फ ये सब कुछ अलग अलग बनाए हुए हैं हमने, यहाँ पे कुछ चीज़ें कम हैं, हमने इससे ज़्यादा बना ली हुए हैं, ठीक है। तो इसको भी एक दफ़ा पढ़ लेंगे किसी वक्त में। तो फिर MCQs ही रह गए, आपस की बात है, मैं तो कहता हूँ फड़का दें इनको, ठीक है, कोई नहीं देर लगनी ऐसे। जैसे इधर देखो हाँ, ये MCQ में मैंने ICAP से पूछा हुआ, ये कौन सा MCQ, नहीं ये नहीं सॉरी, ये मैंने ICAP को इसके लिए सवाल डाला हुआ है। आज चेक करता हूँ, शायद मेल आ गई और रोज़ देखता हूँ इस आसरे पे। 2 दिन हो गए हैं, तीसरा दिन है आज, उम्मीद है आ जाएगा। एक और बात भी पूछी हुई थी कि आपने बनी ईयर को अपनी क्वेश्चन बैंक में सोल्यूशन में दिया है, तो आपने इसको करंट नॉन करंट में बाइफरकेट क्यों नहीं किया। मैंने भी आपको आसानी के लिए यही करवा दिया था, लेकिन आपको पता ज़रूर है कि करना है। तो अगर उन्होंने कहा कि करना है तो फिर मैं आपको कह दूंगा हमेशा करना, लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया हुआ तो फिर माफ़ी लब जाए, अच्छी गल, पता है हमें, लेकिन अगर वो कह दें कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम भी ऐसी करेंगे। तो ये 2 चीज़ें मैंने कही हुई हैं, इसलिए ये MCQ फ़िलहाल पेंडिंग है। पेंडिंग इसलिए है कि हमारे मुताबिक तो 30% इस ग्रांट की अमाउंट पे नहीं लग सकता, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, और समझाया हुआ है ना, रेफ़र करो अगेन क्वेश्चन बैंक 3 और 4 ऑन पेज, सुबह बताया आप लोगों ने गालिबन 33, यही बताया था ना सुबह, ठीक है, देख लो 33 था, 33 था, चलो। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। MCQs का पेज नंबर 39 है, इस पे MCQ 6 है। कितने बच्चों ने ये अटैम्प्ट किया था और मसला आया है? माशाल्लाह, मसला नहीं आया। क्या किया आपने? आपने क्या किया? आपने फटाफट 5 लाख पर 30% लगाया,
ठीक है, 1 अप्रैल 17 को ये आया है। कंपनी पॉलिसी टू अकाउंट व्हाट इज़ द 31 मार्च 19, ये 2-3 साल बाद की बात है। तो आपने क्या किया, 5 लाख पे 30%, फिर 30%, फिर आपने कहा ले 5 लाख का 30%, नहीं, प्रोपोर्शनेट किया ना। अब वो तो कोई ऑप्शन नीचे था ही नहीं, कि था नहीं था, ऑप्शन नहीं था। तो ये मसला है ना, आईकेप ने क्या किया हुआ है, 5 लाख पे 30% लगाया अपने सोल्यूशन के अंदर, जो कि सही नहीं है। किताब में भी, आईकेप वाली किताब में भी, एग्जाम्पल में भी हमने पढ़ लिया और स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आ रहे हैं। आपकी तसल्ली ना हो तो मैं आपको एक चीज़ पढ़ाऊँ, अभी हमने पढ़ी है जो मैंने कहा था रहने दो क्या ज़रूरत है, उसको ज़रा तसल्ली से पढ़ के दिखाता हूँ आपको। कहाँ गया यार वो, बहरहाल मैंने वो एक जगह आपको पढ़ाया था। एनीवेज खैर हमें पता है इस बात का। मैं ये कह रहा था आपको कि ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है, जहाँ सिस्टमेटिक बेसिस वाला पैरा नहीं था, जहाँ पे मैंने सिस्टमेटिक बेसिस को अंडरलाइन किया था, देख लेना। आप, मुझे एकदम से नज़र नहीं आया, ठीक है, छोड़ें उसको, टाइम ज़ाया हो जाएगा। अब फिर मैं देख लूँगा तो कल दिखा भी दूंगा। उसमें लिखा हुआ है बाकायदा यही वाली बात कि आपने क्या करना है, आपने मैच करना है जो एक्सपेंस जिस तरह से जा रहा है। अब इसमें एक्सपेंस पे मैच करना है तो 30% से नहीं हो सकता, वो तो फिर आप हर दफ़ा ग्रांट एंड पे ग्रांट भी बची पड़ी होगी तो गलत हो जाएगा। नया रेट लगाने नहीं बैठ जाना। मैंने कहा था रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालो सारी ज़िंदगी का और उस हिसाब से चार्ज करो, ठीक है ना। तो बहरहाल इसको पेंडिंग रखें, आईकेप का जवाब आने दें। ओके, एज पर IS 20। अच्छा एक और बात बताऊं, एक और बात बताओ, किसी को बताओगे तो नहीं? ये टेस्ट नंबर 7 में अभी हमने किया। चलो एक MCQ ये भी हो गया। अच्छा चलो जी 15। अब सारा काम, मुश्किल वाले तो यही 2 थे, ठीक है। एज पर IS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड असिस्टेंस इन डिस्क्लोजर ब्ला ब्ला प्रेजेंटिंग द होल ग्रांट एज इनकम इन स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम और डिडक्टिंग इट फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस इज करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। मुझे तो यही लग रहा है। क्या कह रहा है वो? ओ यार यहां पे अगर आप ये पढ़ते रह गए ना तो फिर आप मारे गए। ये तो नाम है स्टैंडर्ड का, इसको ब्रैकेट लगाओ, मैं तो छुपा ही देता हूँ, ठीक है ना। ऐसे वरना पता नहीं सवाल कहाँ से शुरू हो रहा है। स्टैंडर्ड का नाम नहीं पढ़ना आपने, वो परेशान करता है। आइए सेट में सही लंबा सारा नाम है, हर MCQ में नाम घुसा होता है, तो आप वो नाम के पीछे नहीं रहना आपने, ठीक है ना। अब बाकी का पढ़ो। प्रेजेंटिंग सारी ग्रांट एज अदर इनकम और डिडक्टिंग इट फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस। ग्रांट को एज अदर इनकम या एज डिडक्शन फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस रिकॉर्ड करना, ये किस ग्रांट की ट्रीटमेंट है? एसेट रिलेटेड? नहीं नहीं, ये एसेट होता ना तो वो यूं कहता कि होल ग्रांट एज अदर इनकम और एज रिड्यूस्ड डेप्रीसिएशन, फिर सही बात थी, ठीक है ना। तो बहरहाल ग्रांट रिलेटेड टू इनकम या एक्सपेंस जो कहते हैं, फॉरगिवेबल लोन नहीं है, असिस्टेंस नहीं है, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट भी नहीं है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कितने बच्चों ने MCQs किए हुए हैं? मैं पागल तरह कराई जा रहे हैं, कुछ कीता किसी 5-10 बच्चे करके आ गए, करवा ही देगा, कर लेंगे, पर्चे में भी साथ ही ले जाना। On 1 January 19, company purchased an asset for 5 million against which it received a government grant of 0.5 million. Company deducted the grant from 5 million. It is the policy of company to depreciate such plant using straight line over 10 years. On 1 January 21, 19 गया, 20 गया, 21 आ गया। The government grant became repayable due to non-fulfillment of conditions. Repayment of grant as a result of repayment of grant विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग, क्या चेक कर लेते हैं जी फटाफट। इधर आओ, कैश को करो क्रेडिट 0.5 से, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था PPE को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आप क्या करो, पहले डेप्रीसिएशन निकाल लो क्यूमुलेटिव वाली, ठीक है। 0.5 जो है ना ये बच गया था डेप्रीशिएट होने से, डिवाइड बाय 10 इंटू 19 और 20, 2 कितना आता है?
0.1, तो PPE में क्या फेंक दोगे 0.4, ठीक है। अब चेक करो, कैरिंग रीपेमेंट विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग कैरिंग वैल्यू बाय 0.5, नहीं, कैरिंग वैल्यू बाय 0.4, ये सही है। एक्सपेंस बाय नो, एक्सपेंस बाय नो, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये तो टॉपिक है, ये तो FAR 1 है। पता नहीं आपको क्या मुसीबत पड़ी होती है, क्या चीज़ भूली भूली सी लग रही है, ज़रा बताना। कोई चीज़ वैसे मैंने तो भूलने दी तो नहीं है। IAS 16 अभी तक अब टर्म टेस्ट में फिर IAS 16 का नोट आ रहा है, नोट इज कमिंग। IAS 36 भूल रहा है, 40 का नोट, तो नोट तो मैंने डालना ही नहीं ना, भूल रहा है 23 भूल रहा है। कोई नहीं, इंशाल्लाह कोई नहीं, भूलना नहीं, टेस्ट आ रहा है जी। सब नोट में एक चीज़ रहती है यार, कब, कोई मसला नहीं, लिख लो कहीं पे। मंडे लिमिटेड का एक सब नोट पेंडिंग है, कान खोल के सुन लो सारे, कभी करवाऊंगा ज़रूर, भूलना नहीं, मुझे घर नहीं जाने देना जब तक मैं ये पढ़ा ना लूँ। आखिरी क्लास में भी मुझे रोक लेना है, वैसे मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वो किसी वक्त कर लेंगे, बस पेंडिंग हो गया तो हो गया, लेकिन लिखा हुआ है आप लोगों ने। कुछ बच्चों को मैंने कहा था पेंडिंग चीज़ें लिख लिया करो, ठीक है ना। वो हैड देयर बीन और रिवर्शन बुक वैल्यू वुड हैव बीन वाला सब नोट उसका रहता था, एक शॉर्टकट के ज़रिए से निकाला जाता है वो, रीवैल्यूड एसेट हो तो वो ज़रा पहले प्रूफ शुरू करके करना है ना, ऐसे तो 1 मिनट में बता दूंगा, मसला कोई नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ पूरा ग्राउंड बने, कहानी पूरी सेट हो, उसके बाद कहानी आपको डालूँ, उसके बाद फिर आपको शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। बहरहाल वो पेंडिंग है। नंबर 13, फॉरगिवेबल लोन फ्रॉम गवर्नमेंट इज अकाउंटेड फॉर एज अ गवर्नमेंट ग्रांट भाई, इफ देयर इज नो रीजनेबल एश्योरेंस दैट एंट्री विल, नहीं, अगर कोई रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है, अच्छा आप इस नो को ना हिला के पढ़ो ऐसे, द फॉरगिवेबल लोन फ्रॉम गवर्नमेंट इज अकाउंटेड फॉर एज, थोड़ी देर के लिए, ग्रांट इनकम, ठीक है ना, इफ देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट एंट्री विल मीट द टर्म्स ऑफ फॉरगिवनेस ऑफ लोन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ देयर इज नो रीजनेबल एश्योरेंस, तो फिर ये ग्रांट भी नहीं है, फिर ये क्या है, लायबिलिटी है। ऐसा समझाने के लिए ऐसे किया है, ओके डन। ये नहीं पर्चे में पहले लिख दो और फिर, वैसे भी क्वेश्चन मार्क, ये तो क्वेश्चन पेपर में आपके पास होना है ना, आपने तो पर्चे के ऊपर लिख के आना है A या D, इनकम या असिस्टेंस तो नहीं है तो ये ग्रांट, कब, जब शर्तें पूरी करने की रीजनेबल एश्योरेंस हो, और अगर ये ना हो तो फिर ये ग्रांट नहीं है, ये लायबिलिटी है, एज पर IFRS 9 जो हमने नहीं पढ़ा हुआ उसके मुताबिक ये रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो A करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, प्रेजेंट एज अदर इनकम, हाँ, डिडक्ट फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस, हाँ, डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट, नहीं, नन ऑफ अबव, नहीं, ये तो नहीं हुआ। अब असल में क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट ट्रीटमेंट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऐसे भी कर सकते हैं हम, और ठीक है ना, क्योंकि पहले दो तो करेक्ट ट्रीटमेंट है ना, तो जो करेक्ट नहीं है उसने तो वो पूछा हुआ है, तो वो कौन सा है, सी, डन। चलें आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू, फिर वही नॉट आ गया, चुप। विच इज द, ये नॉट वालों को अगर नॉट छुपा के पढ़ोगे ना तो ईजी हो जाता है, हमने जो पढ़ा होता है वो सामने आ जाता है, ठीक है ना। तो करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट क्या है, डेफर्ड इनकम बनाओ, सही है। क्रेडिट टू इनकम इन पीरियड रिसीव, नहीं, एसेट रिलेटेड ग्रांट को तो कभी भी डायरेक्ट इनकम नहीं डालते थे, वो तो एसेट रिलेटेड है, वो एसेट ने आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस बनना है, तो वो भी ये नहीं। डिडक्टिंग ग्रांट फ्रॉम, यस, नन ऑफ अबव, इसको छोड़ो। अब क्या कहता है, कौन सा सही ट्रीटमेंट नहीं है, क्रेडिट करना सही ट्रीटमेंट नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, उसने नॉट कहा हुआ। डन, डन, कितनी देर की होगी क्लास, तो चाय तो अब आने दो ना, अब क्या करें, चाय अब क्या जो दिया वो ज़ाया हो जाएगी, बस वो आती है फिर, अब बेशक लेके निकल जाना, कोई बात नहीं, ठीक है, लेट इट कम, उनको वाले आस्ते आस्ते आवे, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड गवर्नमेंट असिस्टेंस, विच इज कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट असिस्टेंस, गवर्नमेंट असिस्टेंस, सब्सिडाइज लोन तो ग्रांट होती है, फॉरगिवेबल लोन भी ग्रांट होती है, एम्प्लॉयमेंट ग्रांट्स भी ग्रांट्स होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो ग्रांट भी नहीं है, असिस्टेंस भी नहीं है, और उसने भी यही कहा था, क्या असिस्टेंस नहीं है, जो कि IAS 20 के मुताबिक बात करते हुए आप कहें तो हमने कहा जी ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
ठीक है, स्कोप से ही बाहर। डन। नॉन मॉनिटरी एसेट एज ग्रांट अगर रिसीव करें कोई तो अकाउंट फॉर करो एट मार्केट वैल्यू नहीं, एनआरवी नहीं, प्रेजेंट वैल्यू नहीं, क्या फेयर वैल्यू। दूसरा ऑप्शन तो है नहीं नॉमिनल वाला कि हम परेशान होते ये करें या वो करें। ओके, यूजुअल ट्रीटमेंट। यूजुअल अगर लिखा होता यहाँ पर नॉमिनल भी होता और फेयर वैल्यू भी होता तो फिर हो सकता है वो बीच में कह देता नीचे इस तरह से करके 1 और 2 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, इस तरह कर देता। अभी तो है ही ऑप्शन एक, या नॉमिनल या फेयर, तो दोनों में से कौन सा है? फेयर वैल्यू के मतलब तो वही है। 8 इफ गवर्नमेंट ग्रांट मस्ट बी रीपेड देन इट इज एस इट इज एन एरर, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, न्यू ट्रांजैक्शन, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। 7 हो गया, 6 पेंडिंग, 5। थक गया हूं मैं अभी। A manufacturing entity receives a grant of 1 million, उनका चाल है यार, towards the purchase of machine in Jakkam January 13. Grant will be repayable if the entity sells the asset within 4, which it does not intend to do. The asset has useful life of 5. What is the deferred liability balance on 30 जून 13? तो यकम जनवरी 13 पर 1 मिलियन की ग्रांट आई है, ठीक है जी, और 31 दिसंबर नहीं 30 जून डिवाइडेड बाय 5 यूजफुल लाइफ, ठीक है ना, इनटू यकम जनवरी से 30 जून 13 तक 6 महीने, 6/12। बोलो 100 किधर चला गया? इनकम में। और वो कह रहा है लाइबिलिटी का बैलेंस क्या है, तो आपने 1000 में से 100 माइनस किया तो आ गया। ये कैलकुलेटर पे सारा कुछ करना होता है, कोई वर्किंग की जरूरत नहीं है, ये आपका चेक कर लो, यही है, डी करेक्ट ऑप्शन। यूजफुल लाइफ 4 नहीं है बेटा, एसेट हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years, और ग्रांट को रीपेबल कर देंगे अगर एसेट बेचा 4 साल में। तो याद करो कंडीशन उन्होंने कहा था, वही बैल वाला सवाल फिर आ गया। कंडीशन थी 4 साल तक फैक्ट्री चलाना, हमने कहा इंशाल्लाह चलाएंगे, उन्होंने कहा ठीक है ग्रांट को रिकॉर्ड कर लो। अब अगली बात फिर IAS 20 ने कही फिलहाल लाइबिलिटी बनाओ और एसेट के साथ साथ करो इसको डेप्रीशिएट के साथ इसको मोटाइज करके इनकम बनाओ। अब वो एसेट की लाइफ 15 साल थी तो इसको भी 15 साल पे ले गए थे, 4 साल पे ले गए थे, तो यूजफुल लाइफ। Which 2 of the following statements about IAS 20 are true? A government grant related to purchase of asset must be deducted from carrying amount of asset। क्या ये सही है भाईजान? must be नहीं, एसेट रिलेटेड ग्रांट में ऑप्शन था, चाहो तो एसेट में से नेट करो, चाहो तो डेफर्ड ग्रांट बनाओ, मस्ट शस्ट नहीं। मे लिखा होता तो मैं कहता ये सही है। गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस related to purchase of asset, asset ये government grant related purchase of asset should be recorded in profit or loss over life। हाँ ये लाजिम है, एसेट रिलेटेड ग्रांट है तो एसेट के साथ साथ ही, ठीक है। अब कहोगे नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, ओ फिर वो देख लेंगे अलग से, ठीक है ना, नॉर्मल जो सामने नजर आ रही है सही है। फ्री मार्केटिंग एडवाइस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। यस, ये भी सही है। Any required repayment of grant received in earlier period is treated as prior period, प्रायर पिछले पीरियड की एडजस्टमेंट। नो, तो B and C is the correct option। ठीक है जी, लेना शुरू करते हैं भाई। अच्छा जी भाई सही है, चलें आगे। इसको मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है? सब्र कर जाओ, फिर इसको पेंडिंग ही रखो, मैं देखूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, नंबर 2 और 1 करके फिर आते हैं वापस। Which of the following are acceptable methods of accounting for government grant relating to asset in accordance with relating to asset related grant के बारे में कह रहा है, कौन कौन से acceptable methods हैं भाई? इधर तवज्जो रखो मेरे चांद, मिलेगी चाय आपके लिए आई है, मिलेगी चाय। अच्छा यार बिस्कुट भी मंगवाने थे वैसे यार, उस वक्त मैं जज्बात में पता नहीं क्या। चलो फिर सही, अगले हफ्ते फिर एक्स्ट्रा क्लास, अगले हफ्ते फिर एक्स्ट्रा क्लास। अच्छा जी, अच्छा IAS 40 के पैराज भी हाईलाइट करने हैं, थोड़ी हिम्मत करके शुरू करते हैं, छोटा सा स्टैंडर्ड है ऐसे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेबल मेथड्स फॉर अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट? जी
सेटअप ग्रांट एज डेफर्ड इनकम, सही है। क्रेडिट अमाउंट, नहीं नहीं। डिडक्ट द ग्रांट, यस। एड द ग्रांट टू कैरिंग, एड द ग्रांट। 1 और 3, 1 है और 3, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यकम जनवरी पे एम लिमिटेड ने 1 मिलियन की ग्रांट रिसीव की है कि हम 150 बंदा कम से कम अगले 4 साल तक मुलाजिम रखेंगे। ड्यू टू इकोनॉमिक डाउनटर्न एंड रिड्यूस कस्टमर डिमांड ऑन यकम जनवरी 22, यानी कि 21 का सिर्फ एक ही साल गुजरा था बस। AL नो लॉन्गर नीड टू एम्प्लॉय एनी मोर स्टाफ एंड कंडीशन ऑफ ग्रांट रिक्वायर्ड फुल रीपेमेंट। व्हाट शुड बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन यकम जनवरी 22, ये तो आपको पता ही है जी। कैश क्रेडिट हो जाएगा 1000 से, अब बोलो 22 में, और पिछले साल, अब चूंकि उन्होंने कोई एक्सपेंस वगैरह अलग से नहीं बताया हुआ, मतलब उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने कितने एक्सपेंस इनकर होने हैं कि मैं एक्सपेंसेस के साथ उसको प्रोपोर्शनेट कर सकूं, ठीक है। तो सिंपली क्या कर लेते हैं, 4 साल पे इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी बात कर लो फिर पढ़ा। अच्छा, तो इसका मतलब 250 इनकम में गया होगा, तो अनअमोर्टाइज्ड पड़ा होगा 750, उसको कर दो डेबिट, 250 को फेंक दो फॉरफीट एक्सपेंस में, ठीक है जी। तो रिड्यूस डेफर्ड ग्रांट बैलेंस बाय 700, ये तो ठीक है। एंड रिकॉर्ड लॉस, ये हाँ ये भी पूरा ठीक है। डेफर्ड भी, बाकी सारे गलत है, ठीक है जी। अच्छा, ये हाफ रीपेमेंट है, शायद इसका सोल्यूशन सही नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल इसको चेक कीजिएगा, मैं भी चेक करूंगा, अल्लाह करे मुझे याद रह जाए, ठीक है। तो इसको क्लोज करते हैं। ज़रा वैसे ही एक नज़र डाल लूँ मैं, IS 40 में मैं वैसे करके आया था हाईलाइट पैराज, तो मैं तो पढ़ के आया था, आप ही नहीं पढ़ते हैं, तो वैसे ही ज़रा थोड़ा सा ऐसे ही ज़रा देख लें कितने को पैराज हैं। अगर थोड़े से हुए तो बस कर लेंगे, हाईलाइट करने वाले थोड़े से हैं। इधर देखो, वैसे 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 कह रहा हूँ, इधर देखो, ये सब पढ़ा हुआ है। ये मैं तो कहता हूँ ऐसे बस खाली, ये सब खाली, ये पढ़ाया हुआ है पैरा, सब खाली, ये ट्रांसफर्स बस। तो थोड़े से पैराज हैं, क्या ख्याल है? चलो चाय पीते तक कर लें, थोड़े बहुत चाय पीते तक तो कर लें। IS 40 ओपन कर, चाय वापस ले लें यार। चाय इसलिए थोड़ी पिलाता हूँ यार, आप बस अब पी रहे हो तो चलो थोड़ी देर, मैंने कहा चलो फारिग, चाय पीनी तो है ही आपने, तो चाय पीते पीते थोड़े स्टैंडर्ड्स भी हाईलाइट कर। चलें जी, डेफिनेशंस निकालें, IS 40 की डेफिनेशन। 4:30 बस कर दूंगा, ओके 4:30, ठीक है ना, 10 मिनट है, 7 मिनट है। अच्छा, डेफिनेशन में बस इतनी सी हाईलाइट कर लो चीज। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी हेल्ड टू अर्न रेंटल और फॉर कैपिटल ऑप्शन और बोथ, बस डन। अगले अगले नहीं आपने करना। ये क्रॉस क्रॉस मैंने इसलिए किया कि उन्होंने उलट लिखा हुआ था, उन्होंने लिखा है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इस कामों के लिए यूज होती है, रादर देन ये काम, तो रादर को छोड़ो, बस रादर तो पड़े IS 16 में। फिर ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? इज अ प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर यूज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और फॉर एडमिन पर्पसेस। कर लिया हाईलाइट, बस इतना सा। नहीं मिला अभी तक, स्टैंडर्ड नहीं मिला बेटा, मिल गया? पेज नंबर बताएं जी, तो 2 तरह के स्टैंडर्ड होते हैं, रहने दें, पेज नंबर ना ही बताएं। हाँ भाई आपको मिला है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मिला है, मिल गया। अब उसमें ना पहले IN चल रहे होंगे, इन IN को क्रॉस करो ना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से, उसके बाद डेफिनेशन, स्कोप के बाद स्कोप में कहता है बायोलॉजिकल एसिड पे ये नहीं लगता, मिनरल राइट पे नहीं लगता। अच्छा जी ठीक है, डेफिनेशन में आ गए हो, अब पहुंच गए हो। बस ये 2 डेफिनेशन मैंने सिर्फ हाईलाइट कराई हैं, अल्लाह माफ़ करे। अब ये हालात हैं, मतलब पढ़ना है, हाईलाइट करना है, निशान लगाने हैं, तब पर्चे में मिले। तो पर्चे में ऐसे लोग परेशान होंगे, ये नहीं ऐसे नहीं रहेंगे, ये तो अब ले आए हैं स्टैंडर्ड और इंशाल्लाह कर लेंगे। पर्चे में अगर पहली बार ये इस तरह से खोलते तो इनको मिलना था, इनको कहता IN लिखा हुआ है स्टैंडर्ड में, पैराज हैं ही नहीं सर, कहते थे पैराज हैं, है कि नहीं?
आज तो बैठ के पढ़ाया स्कूल में। एग्जाम्पल्स एमसीक्यू में हेल्प कर सकती हैं। एग्जाम्पल्स ये आपकी किताब में भी थी, पढ़ी हुई हैं, समझी हुई हैं, सिर्फ हाईलाइट कर लेना। लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन रादर देन फॉर शॉर्ट टर्म सेल। लैंड हेल्प फॉर करंटली अंडर अनडिटर्मिन्ड यूज, ये एमसीक्यू में हेल्प किया था इसने। मैं एमसीक्यू रेफर नहीं कर रहा, मुझे एमसीक्यू याद है वैसे, बल्कि शायद रिसेंट अटेम्प्ट का एमसीक्यू था या उससे पिछली का, ये उसने चेक किया, एग्जाम्पल में हाईलाइट किया और काम हो गया। बिल्डिंग ओन्ड बाय एंटिटी लीज्ड आउट अंडर वन और मोर ऑपरेटिंग लीज, ठीक है, और लीज आउट नहीं, एंड लीज आउट। बिल्डिंग ओनरशिप में है और लीज आउट की हुई है। बिल्डिंग जो कि खाली पड़ी है लेकिन लीज आउट करनी है। बिल्डिंग जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनानी है, ठीक है। और अगली बात, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। इन एग्जाम्पल्स नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कौन सी? प्रॉपर्टी इंटेंडेड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स और इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट ऑफ सच सेल, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी दैट इज लीज टू। ये इसको हाईलाइट भी मत करो, आपसे ये नहीं पूछ सकता। वैसे फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज IFRS 16 में है, वो FAR 2 में है, वहाँ पे जाके आपको पता लगेगा कि ऑपरेटिंग लीज क्यों रेंटल कह देते थे और फाइनेंस लीज को क्यों नहीं कहा, ठीक है ना। तो फिलहाल बस आप ये जहन में रखो कि आपको ऑपरेटिंग लीज, इतना याद रख लो, ये अपने पास बुक में कहीं पे लिख लेना, ठीक है ना, कि लीज वैसे तो IFRS 16 में है, जो आपने कहाँ पढ़ना है, FAR 2 में। लेकिन आप सिर्फ इतनी सी बात याद रख लो, लीजेज में लेसर मत, सिर्फ यूँ लिखो कि अगर कुछ भी ना लिखो, ये लिखो, अगर लफ्ज़ पर्चे में लिखा हो ऑपरेटिंग लीज तो इसका मतलब है रेंटल, ठीक है, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। और अगर इसके अलावा कुछ भी लिखा हो, लेट्स से लिखा हो फाइनेंस लीज, तो इसका मतलब भी नहीं पता, हमने इसको जस्ट क्या करना है, हमने इसको इग्नोर कर देना है, ठीक है ना, बस इग्नोर कर दो। मैंने ऊपर भी कोई हेडिंग नहीं बनाई, तो बस इतना याद रखना कि अगर वैसे तो वो लीज भी लिखे तो आपने समझना है रेंट, ऑपरेटिंग लीज लिखे तो समझना है रेंट, लिखेगा नहीं लेकिन खुदा ना खास्ता लिख दे फाइनेंस लीज, तो आपने उसको क्या कर देना है, इग्नोर, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो चलो अब मैंने बता दिया है तो इसको भी कर लो। लीज्ड अंडर अ फाइनेंस लीज ये नहीं है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है जी। जल्दी चाय पी रहे हैं, अभी हैं 3 मिनट, 4:30 तक बोला है आपको। सम प्रॉपर्टीज कंप्राइज पोर्शन हेल्ड फॉर रेंटल, सारे को हाईलाइट ना करें, शॉर्ट कर लेते हैं ज़रा इसको, ठीक है ना। ये क्या है जी, पैरा 10 के अंदर वो लिखा हुआ है कि कंबाइंड प्रॉपर्टी हो, ये भी एक आपने देखा था, एक डिस्कस वाला सवाल यहाँ से हो गया था, ये शायद कॉर्व लिमिटेड, ठीक है। क्या है जी, वो कहता है इफ पोर्शंस कुड बी सोल्ड सेपरेटली या लीज्ड आउट, मतलब लीज्ड आउट सेपरेटली, ठीक है, अंडर फाइनेंस लीज, ये गलत लिखा हुआ, आप इसको छोड़ें, ऐसे करें, गलत नहीं लिखा हुआ, मतलब आपको नहीं समझा सकता। एन एंटिटी अकाउंट्स फॉर द पोर्शन सेपरेटली, ठीक है, ये असल में ना वो IS 16 की तरफ लेके जाना चाह रहा है या निकाल रहा है, उसको छोड़ें, ठीक है। आपने सिर्फ इतना याद रखना है, पोर्शन अगर हैं प्रॉपर्टी के, अगर पोर्शन है, ऐसे कोई सवाल आ जाता है और भूल जाता है क्या ट्रीटमेंट है, तो अंग्रेजी यहाँ से देख के लिख लोगे ना, पोर्शंस कुड बी सोल्ड सेपरेटली और लीज्ड आउट सेपरेटली, एंटिटी अकाउंट्स फॉर द पोर्शंस सेपरेटली, ठीक है जी, ओके। बस इतना सा याद रख लो, बाकी क्या है वो कह रहा है, और अगर अलग नहीं हो सकते तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सिर्फ तब है जब इनसिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो PPE है, तो फिर सिग्निफिकेंट पोर्शन क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सारी बन जाएगी। तो ये सारी बात क्या करनी है, ये याद है आपको, ठीक है जी। उसके बाद पैराज की जंपिंग्स हुई और रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पे आ गए। ओन्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी रिकॉर्डेड एज एसेट व्हेन प्रोबेबल दैट फ्यूचर बेनिफिट्स विल फ्लो टू एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। चुप है, इतना आसानी से तो हो रहा है। क्या जी, इनिशियली मेजर किस पे करोगे, एट इट्स कॉस्ट, बस इतना सा हाईलाइट करो, ठीक है जी। कि ये ले, ये तो
कम कम करें ना इस तरह से, probable that future benefits will flow and cost can be measured reliably, ऐसे कम से कम किया करें हाईलाइट, बस ऐसे मेन पॉइंट सामने आ जाए। ओके जी जी, इनिशियली किस पे रखना है इसको, एड कॉस्ट रिकॉर्डिंग, ठीक है जी। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट शैल बी इंक्लूडेड, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या कर देना, शामिल कर देना इसकी कॉस्ट में, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ परचेज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंप्राइजेज, अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल गया, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो वहाँ पे लिखा हुआ था परचेज प्राइस इसमें होती है, प्रोफेशनल फीस होती है, लीगल सर्विसेज, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्सेस, अदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब ये क्या है, ये पड़ा हुआ कॉस्ट कैलकुलेट करने का सारा फार्मूला इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, और हमने या आईकैप ने या किताबों ने कहाँ से देख के ये सवाल बनाए होते हैं और जवाब बनाए होते हैं, ये स्टैंडर्ड ही होते हैं ना, तो सारा ट्रीटमेंट इनमें होता है, ठीक है। आगे जी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं है, कॉस्ट में नहीं है, नॉट इंक्रीज्ड बाय स्टार्टअप कॉस्ट, याद है, ऑपरेटिंग लॉसेस, बस इतना इतना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज नॉट इंक्रीज्ड बाय, नॉट इन, इसमें कॉस्ट में शामिल ना करो, क्या चीज़ शामिल ना करो, स्टार्टअप कॉस्ट, ऑपरेटिंग लॉसेस, एबनॉर्मल लॉसेस ऑफ वेस्टेड मटेरियल, ठीक है जी। बस ए बी और सी में सिर्फ हेडिंग को, अब याद है पर्चे के अंदर कोई एमसीक्यू आ जाए उसमें वो बोल दे कौन कौन सी चीज़ कॉस्ट में आती है, नीचे एक एग्जांपल लिखी हो स्टार्टअप कॉस्ट, भूल भी जाता है तो यहाँ पे आके देखोगे, आपको याद होना चाहिए कॉस्ट डिटर्मिनेशन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, कॉस्ट में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, यही ना करो। चलो जी इधर देखो जी, डायरेक्ट 33 पे जंप मारा हमने, इतना थोड़ा काम था, मैंने कहा चलो अभी 1-2 मिनट के अंदर अगर ये भुगत जाए तो कोई मसला है, कोई मसला नहीं है, कहो कोई मसला नहीं। आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन एंटिटी मे चूज, एंटिटी दैट चूजेस फेयर वैल्यू मॉडल शैल मेजर ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज एट फेयर वैल्यू एक्सेप्ट इन द केसेस, ये वो केस है वो जो मैंने पैरा पहले से पढ़ाया हुआ है आपको, थोड़ी सी हिम्मत कर ले उस्ताद, कुछ नहीं होता, अब इतनी हिम्मत की है। 35, अगेन लॉस फ्रॉम चेंज इन फेयर वैल्यू शैल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड इन विच इट अराइजेज, ठीक है जी, शैल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट और लॉस, बस इतना हाईलाइट करो, ऐसे थोड़ा कम करना, गेन और लॉस शैल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट और लॉस, ठीक हो गया, कम करता, और हाईलाइटिंग कम करता जा रहा हूँ इस बार में। आगे चलें, आपके बैठने की वजह से, सिर्फ आपकी ये कुर्बानी देख के मैं ये काम कर रहा हूँ, वरना ना करता। देखो जंपिंग्स और आ गया वो पैरा जो पहले से ही पड़ा हुआ है, इसमें सिर्फ इतना ही हाईलाइट करना है। पहले इसने क्या कहा, यहाँ पे क्या कहा कि अगर फेयर वैल्यू चूज कर लिया तो सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से फेयर वैल्यू लगाना, एक्सेप्ट पैरा 53 वाला मसला, पैरा 53 वाला मसला आपको पहले ही पता है, अगर फेयर वैल्यू टर्मिनेबल ही नहीं है ऑन कॉन्टिन्यूइंग बेसिस तो एंटिटी क्या करे, एंटिटी शैल मेजर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यूजिंग कॉस्ट मॉडल इन IAS 16, द रेजिडुअल वैल्यू शैल बी 0, एंटिटी शैल कंटिन्यू टू अप्लाई IAS 16 अंटिल डिस्पोजल, ये पहले से करवाया हुआ, ठीक है। इसको हाईलाइट इसी तरह से कर लें, जितना हाईलाइटेड नजर आ रहा है, इफ एंटिटी डिटरमिन्स टू, ये कर लें, जरा बेहतर है कि कर लें, जितना हाईलाइट हो सिर्फ उतना ही पढ़िएगा। स्टार PLC वाले सवाल पे हमने इसको अप्लाई किया था, इफ एंटिटी, ये कर लें, जिनके पास हैंड ये है ना स्टैंडर्ड है, ये बेहतर है कि इतना कर लें, जितना सामने नजर आ रहा है, यहाँ से करना शुरू करें। एंटिटी डिटरमिन दैट फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसके बाद ना पढ़ें, उसके बाद ना हाईलाइट करें, और आगे अगली लाइन में इज नॉट रिलायबली मेजरेबल ऑन अ कंटिन्यूइंग बेसिस, ये यहाँ तक करें, IAS 16 तक, आगे ना हाईलाइट करें, ठीक है जी। द IAS 16 द रेजिडुअल वैल्यू शैल बी अज्यूम 0, द एंटिटी कंटिन्यू टू अप्लाई IAS 16, दरम्यान वाली चीज़ को इग्नोर करें अंटिल डिस्पोजल, वो हमने पढ़ी नहीं हुई हमारे सिलेबस में, नहीं IFRS 16 है वो, लीज्ड एसेट की बात करता है, ठीक है। देखो मैं खड़ा भी हो गया हूँ, क्लास खत्म होने वाली है बस। कॉस्ट मॉडल क्या है, अगर आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन एंटिटी चूजेस कॉस्ट मॉडल, इट शैल मेजर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS 16 फॉर कॉस्ट मॉडल, ठीक है ना जी। बाकी दोनों को छोड़ो, ये आपके बाहर की बात है, ठीक है ना। तो बस बात इतनी सी, फेयर वैल्यू मॉडल तो वो हमने पढ़ लिया कि गेन लॉस प्रॉफिट लॉस में ले जाना है, और कॉस्ट मॉडल के बारे में कहता है जो IAS 16 वाला था ना, वही यहाँ पर है, टेंशन नहीं लो, कॉस्ट मॉडल बिल्कुल वैसा ही है, समझ आती है, इतना हाईलाइट करना है, ठीक है।
if after initial recognition entity that chooses cost model shall measure investment property in accordance with requirement of IS 16। बस आगे नहीं, आगे नहीं, आगे कुछ कह रही ना हाईलाइट करो ना पढ़ो, ना हाईलाइट करो ना पढ़ो। इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ IS 16। ठीक है जी, डन। ट्रांसफर ये किताब के अंदर मौजूद हैं, ऐसे ही पढ़े हुए। ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम, सिर्फ इनको हाईलाइट कर लो, ये कहीं काम आ जाए। ठीक है जी। इज ट्रांसफर टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी मेड व्हेन एंड ओनली व्हेन देयर इज चेंज इन यूज एविडेंस बाय, ये हमने किया हुआ है, कमेंसमेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपेशन। अब वो जो चीजें पढ़ के समझ के कोई याद करने की तरफ जा रहे थे, उनको याद करने से रोक दिया गया, सब कुछ यहां लिखा हुआ है। फिर कमेंसमेंट ऑफ डेवलपमेंट with a view to sale, end of owner occupation, commencement of an operating lease। और डिलीटेड को भी हाईलाइट कर लो, रहने दो। अच्छा डन जी। ये क्या है? ट्रांसफर और उसकी कुछ निशानियां। अब व्हेन एंटिटी यूजेस कॉस्ट मॉडल, ट्रांसफर बिटवीन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह, ऐसे करो। व्हेन एंटिटी यूजेस, ये पढ़ा हुआ है कि अगर कॉस्ट मॉडल यूज कर रही हो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर कॉस्ट मॉडल हो तो फिर ट्रांसफर करते हैं फेयर वैल्यू पे, कैरिंग वैल्यू पे। व्हेन एंटिटी यूजेस कॉस्ट मॉडल, ट्रांसफर्स डू नॉट चेंज द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड एंड दे डू नॉट चेंज द कॉस्ट ऑफ। ठीक है ना, वो कह रहा है बस उसी को उठा के हम फेंक देते हैं। ठीक है, फॉर अ ट्रांसफर, खत्म तो करना है ना, हंस रहे हैं आप, हर अगले पैरा पे करते हैं आप, अब कर लेने दें। ठीक है जी, कौन सा? ये जाए जाए जाए, 5:15 है, नमाज तो 5:15 है। अच्छा क्लास, हाँ जाए जाए जाए, कोई नहीं, बस एंड वाले 5 मिनट सुन लेना इंशाल्लाह। 5 मिनट नहीं, जल्दी खत्म हो जाएगा जी। सही है, चले आगे। अच्छा जी, अब फॉर अ ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू टू ओनर ऑक्यूपाइड या इन्वेंट्री, तो डीम्ड कॉस्ट क्या है जी? शैल बी फेयर, ये हमने पढ़ा हुआ है। फिर भी ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिड एट फेयर वैल्यू। ठीक है जी, क्या करेंगे उसके लिए? फॉर अ ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू, आना या जाना। ठीक है जी, उसके लिए क्या कहता है? the property is deemed cost for subsequent accounting shall be its fair value at the date of change। यही पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, वैसे ट्रांसफर आपको आती हैं, लेकिन फिर भी इफ ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बिकम्स इन्वेस्टमेंट, IS 16 से आए अगर इधर, that is carried fair value, entity shall apply IS 16 for owned property। ठीक है जी, the entity shall treat any difference between carrying amount in accordance with IS 16। ठीक है जी, ओके। कौन सा? in the same way as revaluation। ठीक है ना जी, बाकी नहीं पढ़ना आपने, वो आपके काम का नहीं है। ओके, वो IFRS 16 है, तो खैर आपको आता है, एहतियातन कभी भूल जाए तो ये थोड़ा सा आपने हाईलाइट किया हुआ। बस अब डिस्क्लोजर रह गए हैं इसके बाद। ठीक है, फॉर ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेंट्रीज टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या करेंगे जी? कैरिड एट फेयर वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। व्हेन एन एंटिटी कंप्लीट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ डेवलपमेंट, CWIP है तो उसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेंगे? ये पैराज ये आपने पढ़ रखे हैं प्लीज़, लेकिन इनको हाईलाइट कर लीजिए, ये काम आ जाते हैं कभी कभी। डिस्पोजल पर गेन लॉस कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। सिर्फ वही वाला पैरा हाईलाइटेड है, गेन लॉस अराइजिंग पैरा 69 फ्रॉम रिटायरमेंट और डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी डिटरमिन्ड एज। रहने दो इसको, पता है आपको, ना हाईलाइट करो, करना हो तो कर लेना। असल तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आपने नोट बनाया था वो नोट सारे का सारा, जहां से डिस्क्लोजर मैंने नोट बना के पढ़ाए थे वो सारे यहाँ पढ़े। देखो, फेयर वैल्यू और कॉस्ट मॉडल कहता है जी एंटिटी शैल डिस्क्लोज, फेयर वैल्यू मॉडल हो या कॉस्ट मॉडल हो, ये लाजमी है, वेदर इट अप्लाइज फेयर वैल्यू मॉडल और कॉस्ट मॉडल। ठीक है, व्हेन क्लासिफिकेशन इज डिफिकल्ट, क्राइटेरिया
यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, ये भी हमने एक लाइन पढ़ी थी, एडिशनल है, लिख लो। द एक्सटेंट, सिर्फ इतनी सी बात याद रखने के लिए, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, वैल्यूएशन बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, बाकी तो उसकी क्या हैं, तारीफें हैं। ठीक है जी। अमाउंट रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट और लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंटल इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सारा कुछ पढ़ा हुआ है। ये अगले दो छोटे छोटे क्रॉस लगा दें, आपके सिलेबस से बाहर की बात है। ठीक है। फिर एग्जिस्टेंस एंड अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है जी, और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस, सिर्फ इतना इतना हाईलाइट करते जाएं। ठीक है। फेयर वैल्यू मॉडल के लिए एडिशनल क्या बताओ, अच्छा वो कहता है उसके बाद रेकन्सिलिएशन भी बताओ। ये तो जनरल हो गए ना, अब वो कहता है रेकन्सिलिएशन। सबसे पहले क्या करो जी, फेयर वैल्यू मॉडल में रेकन्सिलिएशन बनानी है कैरिंग अमाउंट की, बिगिनिंग और एंड पे, जिसमें एडिशन बताओ, बी को नहीं हाईलाइट करना, सी को भी नहीं करना, डी में आओ, नेट गेन और लॉस बताओ, एफ ट्रांसफ़र बताओ। बाकी फ़िलहाल आप नहीं बता सकते, ये चीज़ें ना बताओ। ठीक है ना। तो आप सिर्फ ये लिखो, ओपनिंग मतलब एडिशन को हाईलाइट करो, फिर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, फिर ट्रांसफ़र। ठीक है जी, बस ये तीन हाईलाइट करने हैं। ओके, इनफ है, वैसे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, याद है आपको। इन एक्सेप्शनल केसेस रेफर टू, इन ये जिनकी फेयर वैल्यू नहीं निकल सकती, ठीक है ना, उनके बारे में एडिशनल डिस्क्लोजर क्या बताओ, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन वाई, ये पढ़ाया था, एक्सप्लेनेशन वाई फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड, और रेंज ऑफ एस्टीमेट, वही वाली बातें हैं। ठीक है जी। और डी को छोड़ दो, डी को छोड़ दो, काट दो डी को, डी को काट दो, लेकिन सफाई हस्ती से नहीं मिटाना, फाइनल में जाके काम आ जाते हैं, काट दें फिलहाल नहीं। कॉस्ट मॉडल में वही सेम, क्या बता दो, डेप्शन मेथड, यूजफुल लाइफ रेट, और ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, अकोमोडेशन, बिगिनिंग पे और एंड पे, और इनकी रेकन्सिलिएशन, जिनमें एडिशंस हों, आपके मतलब की बात, डेप्रीसिएशन हो, इम्पेयरमेंट वगैरह हो, और ट्रांसफर्स वगैरह हों। ठीक है जी। कॉस्ट मॉडल वाले वही हैं, ज़रा यहाँ से देख लो ध्यान से। ये तो आपने पहले ए और बी तो कर लिए ना, डेप्शन मेथड, रेट वगैरह, सी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, अकोमोडेशन, बिगिनिंग और एंड, और एक रेकन्सिलिएशन डी में, और बस एडिशन, डेप्रीसिएशन, इम्पेयरमेंट और ट्रांसफ़र, इन चार को सिर्फ आपने हाईलाइट करना है। ओके, डन। बस खत्म हो गया, बस खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। ये आपने हाईलाइट कर लिया, तो आगे दिखाऊं। ठीक है जी। तो आज की छोटी सी मुख्तसर सी क्लास को हम एंड करते हैं। ज़िंदगी रही तो कल होगी सुबह सवेरे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।